अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिट नंबर 10, क्लास 10, यूनिट नंबर 10 फ़िज़िक्स। इसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट कर दिया उसका सोल्यूशन, जिसमें हमने 10.1 यानी पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 10.2 के नाम से। यूनिट नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी पेंडुलम के हवाले से क्या कह रहे हैं इसमें, आप गौर कीजिए थोड़ा सा। आप पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, इस टेकन टू द मून, उसको हम ले गए हैं चांद पर बाय एन एस्ट्रो, हम नहीं लेके गए, बाय एन एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट ले गए, NAUT, ASTRONAUT, एस्ट्रोनट कहते हैं खलाई आदमी को, खलाबाज को, यानी वो अफराद जो ज़मीन से खलाई जहाज़ के ज़रिए, स्पेस शिप के ज़रिए स्पेस में जाते हैं, फ्री स्पेस में जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनट। ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो वहाँ जाकर जो है एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो पूरी दुनिया जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, उसका मेन रीज़न यही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस शिप्स, और वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ पे मून पर एक एस्ट्रोनट जो थे, ज़मीन से वो एक पेंडुलम को चांद पे ले गए हैं, मून पर ले गए हैं, वहाँ पे उसकी लेंथ 0.99 मीटर है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी एक वाइब्रेशन का टाइम, ये आप जानते हैं वाइब्रेशन किसे कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और थ्योरी में भी आपने सीखा होगा। एक वाइब्रेशन का टाइम 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, कहने बताएं जी का मतलब है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बताइए कि चांद की सतह पर जी की वैल्यू क्या होगी, यानी ग्रेविटी की वैल्यू बताइए। आंसर तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस ये निकलेगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैसे आएगी, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपके सामने डेटा भी मौजूद रहेगा, डेटा बना लेते हैं। ओके, आइए डेटा बनाएं। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलकर इसका डेटा बनाएं, क्वेश्चन भी लिख लीजिए। डेटा में क्या कह रहे हैं, पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ पे गिवन है। लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ हमें दे दी इन्होंने, L इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड, जिसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, 4.9 S का मतलब तो सब जानते हैं ना स्टूडेंट, सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसे याद रहे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कीजिए कहाँ पर, ऑन द मून सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक ही बात है। चांद की सतह पर बताइए ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती है ना ज़मीन के मुकाबले में, तो उसको हम GM से शो कर देंगे। ग्रेविटी ऑन द मून के लिए M लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक सर्किल कांस्टेंट इस्तेमाल होता है डेटा में, उसको भी लिख लीजिए, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। सर्किल कांस्टेंट स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है, दायरे का मुस्तकिल, ये पाई से शो करते हैं। इसकी वैल्यू 22/7 या 3.1428 डेसिमल फ्रैक्शन में ली जाती है, इसे याद रखिएगा। ओके, आइए अब हम जो है बाकायदा इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, क्या बोलिए, हमें कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। एज़ वी नो डेट, तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं और सब इससे वाकिफ़ हैं, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है, बोलिए, 2 π√L/G, और L से मुराद यहाँ ग्रेविटी। जैसा कि पहले बताया कि जब हम पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम असल में क्या है कि एक स्फेरिकल बॉब को किसी लाइट, फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांध के लटका देते हैं, इसको कहते हैं पेंडुलम। इसका मास m होता है बॉब का, ये मीन पोजीशन हो कहलाती है। फिर इसको मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं,
यानी आप यहाँ लेकर आ गए डिस्प्लेस करके पोजीशन ए पर, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। फिर रिलीज़ करते हैं तो ओके दाएँ बाएँ ये वाइब्रेटिंग मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ये इतना मामला, इस पर हम बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं आपसे मुख्तलिफ गाहे बगाहे मौक़ों पर। तो ओ के दाएँ बाएँ फिर ये वाइब्रेटिंग मोशन एग्जीक्यूट करने लगता है ए से बी और बी से ए। दिस इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसे एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है कि 1 है 4.9 सेकेंड। और यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ बोब तक ये जो फासला है दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो भी यहाँ गिवन है। अब आपको एक्चुअली ग्रेविटी मालूम करनी है क्योंकि अंडर द ग्रेविटी ऑसिलेट कर रहा होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना हो, फील्ड ना हो, तो कभी भी ये इस तरह से वाइब्रेट नहीं करेगा। अच्छा, ये तो टाइम पीरियड का फार्मूला है, हमें ग्रेविटी चाहिए। यहीं से हमने एक फार्मूला और भी डेवलप किया था लेंथ का, तो ये भी हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले। लेंथ का फार्मूला ऐसे हासिल होता है GT²। या तो आप इसको कैलकुलेट करें, तकरीबन 6-7 स्टेप में होगा, या फिर आप डायरेक्ट लेंथ का फार्मूला भी इसी से हासिल होता है, वो याद रखें। वो ये है L = GT² और अपॉन में आता है 4π², यानी इसी फार्मूले से लेंथ को आप अलग कर लें। ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला कहलाता है। अब चूँकि हमें ग्रेविटी मालूम करनी है कहाँ पर, मून सरफेस पर, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस के लिए यहाँ पे जी के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, m लगा देंगे। बाकी हालात वही रहेंगे। अब टाइम पीरियड आपको पता है, लेंथ आपको मालूम है और पाई की वैल्यू भी डेटा में हमें पता है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। लेकिन रुक जाइए, अभी कीमतें पुट मत कीजिएगा। अब आप बोल रहे हैं रोक दिया, पहले जो हमें चाहिए उसको अलग कर लें। इस तरह से सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलती है। यानी 4π² डिवाइड में पहले इसको उधर भेज दें तो किस में चला जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में। तो 4π² नज़र आ रहा है, वहाँ चला गया 4π² मल्टीप्लाई में लेंथ के पास, और यहाँ पे क्या बचेगा g और मल्टीप्लाई T² भी इसको आप लिख सकते हैं। अब साइड चेंज कर दें, क्या करें, साइड चेंज करें। जब साइड चेंज करते हैं तो आप जानते हैं कि साइनें चेंज नहीं करते। GT² लेफ़्ट पे लिख लें और 4π² मल्टीप्लाई बाय लेंथ को राइट पे लिख लें। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं होता। अब देखें हमें ग्रेविटी ऑन द मून चाहिए, तो यहाँ पे जी के साथ छोटा सा m लगा दीजिएगा, फिर यहाँ भी m लगा दें, साथ साथ चलने दें उसे। अब देखें जो T² है ये मल्टीप्लाई में इसको उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा स्टूडेंट्स, यस डिवाइड में चला जाएगा। तो GM = 4π² मल्टीप्लाई बाय लेंथ और अपॉन में T² ये मल्टीप्लाई में था, इक्वेशन के इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। नज़र आ रहा है आपको, नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, 4π² मल्टीप्लाई बाय L और ये T² यहाँ डिवाइड में आ गया। अब देखें यहीं पर कीमतें पुट कर दें, ये 4 अपनी जगह रहा, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.1428, ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर फार्मूले का, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो लेंथ है वो आपको गिवन है 0.99 या 0.99 भी लिख सकते हैं आप इसे, और अपॉन में टाइम पीरियड भी गिवन है हमें 4.9 दिया हुआ है। तो देखें टी की जगह आ जाएगा 4.9 बट अंडर द स्क्वायर, लेकिन किस में आएगा, अंडर द स्क्वायर आएगा। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं बाकायदा कैलकुलेटर के ज़रिए। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा, कैसे सिंप्लीफाई होगा, तवज्जो रहे। यस, ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया। सबसे पहले 4 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3.1428, इसका क्या आएगा स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.99 या 0.99 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 39.1126। ये चलता चला जा रहा है, तो पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट काफ़ी हैं लेना, 1136 ले लें, चलें 4 डिजिट ले लें, और डिवाइडेड बाय फिर 4.9 का स्क्वायर है, किसका, 4.9 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, देखिए 4.9 का स्क्वायर ही होगा 24.01, नज़र आ रहा है। अब देखें आप क्या करें, 39.1136 डिवाइडेड बाय 24.01 डिवाइड कीजिए से, तो दिस विल गिव यू 1.629। तवज्जो रहे, यानी यहाँ पर जो आंसर हमारे पास हासिल हो रहा है वो क्या है, 1.629। अब ये तो बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, अब आंसर है 1.63, इसको समझ लें ये आंसर कैसे आया। पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट लिखें, अब राउंड करें, ये जो 9 आखिरी वाला डिजिट है इसको छोड़ दें तो पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.63।
हमारी एक वीडियो है बाकायदा राउंडिंग ऑफ के हवाले से कि नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या कॉन्सेप्ट है और नंबर्स को राउंड कैसे किया जाता है, उसका क्या रूल है। इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो प्रीवियस नंबर को किस तरह राउंड करते हैं, वो एक मुख्तसर सी वीडियो में रूल्स बयान किए गए हैं। वहाँ से जाके आप उसे मज़ीद देख लीजिएगा तो आसानी होगी। तो 9 को छोड़ देंगे तो पिछला, चूँकि जो आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो तो उसको छोड़ देते हैं, पिछले डिजिट में एक इजाफा कर देते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 1.63। तो ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस क्या आ जाएगा 1.63। और इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलें एक दफ़ा और लिख देते हैं यहाँ पर। तो ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज़ इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहे कि ज़मीन की सतह पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या राउंड करने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, और चाँद पर ग्रेविटी 1.63 है। इसका मतलब है कि जो चाँद पर ग्रेविटी है, कशिश की क़ुव्वत है मून प्लैनेट की, वो ज़मीन या अर्थ प्लैनेट की कशिश की क़ुव्वत के मुकाबले में 6 गुना कम होती है। यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि अगर आप यहाँ फोर्स लगाकर उछलेंगे, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर 1 फीट की जंप लगाई और वही जंप अगर आप मून की सतह पे खड़े होकर लगाएंगे तो फिर आप 6 फीट ऊपर जाएंगे। यानी जो ताकत आपको यहाँ ज़मीन की सतह पर उछालने के लिए 1 फीट लेकर जा रही है, वही ताकत अगर आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे चाँद की सतह पर तो फिर आप 6 फीट ऊपर जाएंगे, यानी जंप लगाएंगे। चूँकि वहाँ पे कशिश की क़ुव्वत ज़मीन पर कशिश के मुकाबले में 6 गुना कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 6 गुना आसानी हो जाएगी उछलने में। आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ भी बयान किया जा सकता है कि वहाँ जो है 6 टाइम्स ईजी हो जाएगा मामला। ओके, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन जहाँ पर कुछ फ़वाइद तो वहाँ नुकसानात भी ज़ाहिर है, वहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है, तो वहाँ सांस लेने के लिए ज़ाहिर सी बात है फिर आपको सिलेंडर लगाने पड़ेंगे। फिर वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, उसके लिए फिर आपको ख़ास किस्म का लिबास पहनना पड़ेगा ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बॉडी को मिल सके, वरना बॉडी जो है टेयर आउट हो जाएगी, फट जाएगी। तो बहुत सारे लवाजमात हैं। वो एस्ट्रोनॉट जो यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन लवाजमात को फॉलो करते हैं, तब जाके वो खलाई जहाज़ के ज़रिए, स्पेसशिप के ज़रिए चाँद की सतह पर उतरते हैं नीचे। तो स्पेशल जो है क्योर के बगैर वो चाँद की सतह पर चल नहीं सकते, याद रखिएगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इट इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब, लेकिन बहरहाल इंसान जो तरक्की करता चला जा रहा है वैसे वैसे जो है वो उसके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जा रही हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। और उसमें 10.1 हमने अपलोड कर दिया है, 10.2 न्यूमेरिकल था। अब जो नेक्स्ट होगा न्यूमेरिकल वो होगा 10.3, यानी इसी यूनिट नंबर 10 का तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो उसका डेटा बनाएंगे, उसका क्वेश्चन लिखेंगे, डेटा बनाएंगे और उसे समझेंगे कि कैसे सॉल्व होता है वो। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।